ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं क्या, एक्सचेंज ऑफ गैस। गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? तो गैस का एक्सचेंज दो जगह पे होता है मेनली। प्राइमरी जो फाइट होता है वो कहाँ पे होता है? फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के पास। ठीक है। अब बात आती है कि एल्वियोलाई में ही गैस का एक्सचेंज क्यों होता है? लंग्स के जगह, लंग्स में तो और भी है भाई, लंग्स के अंदर ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल है, वहां पे क्यों गैस का एक्सचेंज नहीं होता? तो उसका भी एक रीजन है कि एल्वियोलाई पे क्यों होता है। क्यों? देखो, एल्वियोलाई पे सरफेस एरिया ज्यादा है। आगे चल के हम आपको बताएंगे, जहां पे मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वहां पे गैस का डिफ्यूजन या गैस एक्सचेंज उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गैस का एक्सचेंज इसलिए लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में होता है। पर दूसरी जगह ये गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? जो हमारी क्या होती, ब्लड होती है और टिश्यू, उनके बीच में भी गैस एक्सचेंज होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम देखते हैं कि जो गैस का एक्सचेंज होता है मेनली कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है। देखो, जो हमारा गैस का एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन पे फोकस रहता है। सिंपल डिफ्यूजन मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और भाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी मतलब, आप नॉर्मली समझो कि अगर जो किसी भी चीज को दो जगह पे है, एक का प्रेशर हाई है, एक का प्रेशर लो है। ठीक है। जिसका प्रेशर हाई है जिस और एक का प्रेशर लो है, तो अगर जो आपका ट्रांसमिशन, गैस का ट्रांसमिशन या किसी भी चीज का ट्रांसमिशन या ट्रांसफर हायर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर पे लोअर प्रेशर पे होगा, तब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। पर लोअर प्रेशर पे हायर प्रेशर पे अगर जो गैस का ट्रांसफर या किसी और चीज का ट्रांसफर होगा, तब वो क्या कहलाएगी? एक्टिव प्रोसेस। तब वहां पे हमें एनर्जी या एटीपी की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मली आप इनको समझो कि हम क्या करते हैं, जैसे क्या होता है कि पानी को अगर जो निकालना है नीचे से, ठीक है, या कुएं से पानी को निकालना है, तो मोटर लगा देते हैं। मोटर को हम क्या प्रोवाइड करते हैं? एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तब तो वो नीचे से यानी नीचे के पानी को ऊपर तक खींच के लाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे सीधे पूछा जाए कि एक्सचेंज ऑफ गैस यानी जो बॉडी के अंदर होगा तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का ये मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन पे लोअर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर पे लोअर प्रेशर गैस का ट्रांसफर होना, इसी को हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? पैसिव प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? हमने बताया था। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है, नाम बता रहा है, पार्शियल। ठीक है, पूरा नहीं, पार्शियल। ठीक है। तो देखो, पार्शियल एक आप समझो कि एक हमारे पास बोतल है। बोतल में क्या है? बहुत से गैस भरे हैं, मीथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों कलेक्टिवली गैस के प्रेशर को मिला के हम बोलेंगे टोटल प्रेशर। पर एक एक के प्रेशर को, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को, और दूसरा क्या हो गया, मीथेन के प्रेशर को, और ऑक्सीजन के प्रेशर को, यानी एक एक के प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, चलिए अब आज हम देखते हैं आपका कि गैस क्वेश्चन जो होगा तो किस मतलब एक्चुअली में क्या होता है अंदर फाइट। अब देखो, जो हम देखते हैं आपको, पहले तो वो जो टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसको हम देख लेते हैं। चलो, ठीक है। तो इधर जैसे हमारे पास गैस हो गया, ठीक है, तो इधर हम कौन सा गैस देख लेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे। ठीक है, चलिए पार्शियल प्रेशर गैस का आगे हम कहाँ पे देखें? आपका एयर में यानी एटमॉस्फेयर में। एयर बोलिए या एटमॉस्फेयर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पे जो कितना आएगा, जो आएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी इन्वायरमेंट या बोल सकते हो एटमॉस्फेयर में कितना रहता है, तो बोलोगे आप 159 mm ऑफ Hg। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको पता है एटमॉस्फेयर के बाद वो कहाँ पे जाता है, गैस हमारे फेफड़ों में जाता है, यानी एल्वियोलाई में। तो ये क्या हो गया आपका एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में क्या हो जाएगा, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बताइए 104। अब बताइए जब प्रेशर हायर प्रेशर यहाँ पे और लोअर प्रेशर यहाँ पे, तो हायर टू लोअर प्रेशर ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, और हमने यही बताया कि हायर टू लोअर प्रेशर होता है। एल्वियोलाई के बाद आपका आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है जिसमें ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कितना होता है आपके, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा आपका ऑक्सीजन का 40 mm ऑफ Hg। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड के बाद आ जाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड। क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो पहले डीऑक्सीजनेटेड में कितना था 40 mm ऑफ Hg, ऑक्सीजनेटेड में ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड का मतलब यही होता है कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं 95 mm ऑफ Hg इसके अंदर प्रेशर होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऑक्सीजनेटेड के ब्लड कहाँ पे जाएंगे, टिश्यू के अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो देखिए टिश्यू। तो जो हमारा टिश्यू है, टिश्यू में कितने mm ऑफ Hg हो जाएगा, यहाँ पे जो 95 है, तो आगे चल के कितना हो जाएगा 40, कितना 40 mm ऑफ Hg। याद रखना ये सब क्या है, प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं। टिश्यू के बाद ये कहाँ पे जाएगा, कोशिका के अंदर, यानी फिल के अंदर जाएगा। ठीक है, फिल के अंदर कोई दिक्कत नहीं। तो 40 है तो फिर में कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट एक्सपायर्ड एयर, जो हम एक्सपायर्ड एयर का मतलब पता है क्या होता है, एक्सपायर्ड एयर का मतलब जो हम छोड़ रहे हैं, जैसे तो इसमें जो छोड़े तो कितने mm ऑफ Hg, इसमें क्या है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एक्सपायर्ड एयर में कितना होता है, वो होता है आपका 120, कितना 120। इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, उसी तरह अब रुको एक मिनट, इसको यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा, नहीं तो यहीं पे कर देते। ठीक है, चलो फिर भी हम समझाते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि देखो इन्वायरमेंट में हमारे कितने mm ऑफ Hg रहता है प्रेशर 159, एल्वियोलाई में यानी फेफड़े के अंदर कितना हो जाता है 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना हो जाता है ये 40, ऑक्सीजनेटेड में कितना हो जाता है 95, टिश्यू में कितना हो जाएगा 40, और सेल में कितना हो जाएगा 20, और जो एक्सपायर्ड एयर होता है यानी बॉडी के अंदर ही, बॉडी के बाहर चला गया वो एक्सपायर्ड एयर, मतलब जो हमने सांसें छोड़ी उसमें जो होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो कितना होता है 120 mm ऑफ Hg। कोई दिक्कत नहीं। आपने एक बात देखा होगा कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें पार्शियल प्रेशर कितना है 159, पर ये जैसे ही एल्वियोलाई के अंदर आ गया तो इसका पार्शियल प्रेशर इतना कम क्यों हो गया, यानी 104 कैसे हो गया। देखो आप सबको हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, जैसे ये नोच के अंदर आएगा तो नोच के अंदर जैसे ही जाएगा तो इनमें से फिर अपना जो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या करती है, इसको ह्यूमिडिफाई करती हैं। ठीक है, ह्यूमिडिफाई का मतलब उसमें और मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगी, यानी डाइल्यूट हो जाएगा। जब डाइल्यूट हो जाएगा तो जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 159 था वो कितना हो जाएगा 104। ठीक है, तभी तो 159 यानी हायर प्रेशर से किधर मूवमेंट होगा, लोअर प्रेशर की तरफ, यानी 159 टू 104, यानी जो हमारा एयर है वो पहले कहाँ पे जाएगा एटमॉस्फेयर के पास, सॉरी एटमॉस्फेयर में तो रहेगा ही, एटमॉस्फेयर से कहाँ पे आ जाएगा एल्वियोलाई में। अब सोचो ये 159 है और ये कितना हो जाता 200 कुछ होता है, कुछ भी मतलब इससे अधिक होता, तब तो वो ना होता, तब अगर जो ऐसा होता तो ये फिर एक्टिव प्रोसेस कहलाता। और हमने बोला कि एक्सचेंज ऑफ गैस क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, इसलिए ये 159 से कहाँ पे आएगा एल्वियोलाई में आएगा, फिर ये धीरे धीरे आपका पूरा ऐसे होगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको किसमें दिखाएंगे, एक डायग्राम के थ्रू भी दिखाएंगे, तो एनसीईआरटी का डायग्राम है।
फिर इसी तरह जैसे ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो गया, दूसरा हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, इससे कम होता है, इसका 159 mm ऑफ Hg है, ठीक है। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर यानी इन्वायरमेंट में कितना रहता है, 0.3 mm ऑफ Hg। कोई दिक्कत नहीं। एल्वियोलाई में घट के ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 40। फिर डीऑक्सीजनेटेड में कितना हो जाएगा, 45। फिर ऑक्सीजनेटेड में कितना हो जाएगा, 40। देखो अब देखो, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अंतर देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है, और ऑक्सीजनेटेड सॉरी ऑक्सीजन का जो क्या बोलते हो पार्शियल प्रेशर कम है। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, टिश्यू। टिश्यू में आ जाएगा 40, 45, 40, 45, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जो आपका क्या है, सेल। फिर मैं बताओ ये बढ़ेगा कि घटेगा। जो आपका टिश्यू है, टिश्यू में 45 है, तो फिल में जाहिर सी बात है क्या है, CO2 है, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 50, क्या 50। और एक्सपायर्ड एयर में कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। चलो, तो जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, एयर में कितना होता है, 0.3। एल्वियोलाई में कितना होता है, 40 होता है। अब बताओ ऐसा हो सकता है क्या, यानी ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा। अगर जो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हुआ, मतलब वो क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। इधर उल्टा चलेगा, क्योंकि CO2 क्या होता है, बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो अब देखो, सेल से बाहर निकलेगा CO2 टिश्यू, फिर ऐसे करके वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई। एक बात और जो हम आपको यहाँ भी बता दें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम बोलते हैं प्योर ब्लड। हमारा जो बॉडी के एक एक पार्ट में जो ब्लड का सप्लाई होता है, ठीक है, यानी सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर जो ब्लड जाता है, वो कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी प्योर ब्लड। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, यानी ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है कि वो इम्प्योर ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को सप्लाई नहीं होता, हमारे टिश्यू को सप्लाई नहीं होता, टिश्यू से जो निकलता हुआ है, जो गैस निकलता है, उसको बोलते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड में वो जाके मिक्स हो जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है और वो इम्प्योर है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो प्योर है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकलता है। इतनी बातें हैं। तो इसका प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ पे जाता है, लंग्स के पास जाता है, फेफड़ों में जाता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, अब इतनी बातें समझ में आ गई, तो हम एक डायग्राम जो है एनसीईआरटी का, हम उसको करते हैं, फिर उसके कुछ फैक्टर होंगे तो हम उसको बताते हैं। गैस का एक्सचेंज ही चल रहा है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस ही चल रहा है, उसी के अंदर हम देख रहे हैं आपका एक डायग्राम जो एनसीईआरटी ने बनाया है, ठीक है। तो इसको उसी का टॉपिक समझें, अलग से ना समझें। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो, गैसेस का एक्सचेंज में जो एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया, पहले ऐसा बनाया, ठीक है, एक ऐसे मटका जैसा बना दिया उसने, ठीक है। ये एल्बियोलाई है, क्या, एल्बियोलाई।
एल्वियोलाई यानी फेफड़ों के अंदर जो होता है, ठीक है, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। फिर उसके बाद देखिएगा, हम तुम्हें नॉर्मली दिखाते हैं, उसका आपको समझ में नहीं आएगा, आगे चल के हम बताएंगे आपको। जो हमारे हार्ट होता है, जो दिल होता है, उसके 4 चैम्बर होते हैं। इसको बोलोगे आप राइट एट्रियम, क्या, राइट एट्रियम, और इसको बोलोगे लेफ्ट एट्रियम। हार्ट करना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हार्ट का भी टॉपिक ही नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर है। हम आपको भी ब्लड का सर्कुलेशन समझाएंगे, उसका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो समझ में आना चाहिए। तो हार्ट होता है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर को बोलते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले को हम बोलेंगे आपका राइट वेंट्राइकल, और इसे बोलोगे आप लेफ्ट वेंट्राइकल। कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, समझ में आया। चलो, देखो इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो ये एल्वियोलाई है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने आपको बताया कि जो हमारा क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, क्या, ब्लड का प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे होता है बताइए, वो होता है लंग्स में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लंग्स के अंदर कहाँ पे, एल्वियोलाई। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं या कम मात्रा में है, तो उसमें क्या ऐड कर देना, ऑक्सीजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये एल्वियोलाई है, यदि फेफड़े के अंदर है, ठीक है, तो फेफड़ों के अंदर कुछ ऐसे जाएगी आपका, देखना। देखो ये जो है आपका ऐसे लो, ठीक है। देखो क्या होगा, कुछ चीजें हम आपको बता दें कि इधर इसको बोलोगे आप, ये जो है ये वाला वेन, ये अलग है, आपके उसमें अलग नहीं दिखाया है, इसलिए हमने नहीं दिखाया है, ठीक है। इतने को बोलोगे आप, ये ऊपर वाले को, ये सेगमेंट को बोलोगे आप, इतने वाले को, कितना, इतने वाले सेगमेंट को आप बोलोगे क्या, पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब ये हमने बोला था, पल्मोनरी यानी लंग्स, ठीक है। तो जहां पल्मोनरी है तो समझ लेना फेफड़ों की बातें चल रही है। तो जो आपका ये पल्मोनरी है, ये पल्मोनरी क्या हो जाएगा आपका बताइए, वेन। और ये क्या है आपका, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब आपको पता है कि देखिएगा इधर क्या होगा कि ब्लड का, एक मिनट कहाँ गया रेड कलर का, एक मिनट रुकना भाई, आज मार्कर चेंज करना पड़ेगा। देखो अब आपको पता है कि जो हमारे पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन क्या रखता है, प्योर ब्लड, क्या, प्योर ब्लड। हम उसको किस से दिखा दे रहे हैं, रेड कलर से। तो ये देखो ये इतना यहाँ से लेकर समझ लो ये क्या है आपका पल्मोनरी वेन, तो ये क्या रखेगा, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है। फिर क्या होता है आपका, इधर पल्मोनरी आर्टरी, इधर क्या है आपका, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को हम किससे दिखा दे रहे हैं आपका, ब्लू से। ये है आपका क्या, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड समझ रहे हो ना, यानी क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि देखिएगा यहाँ पे जो है, देखना एक मिनट भाई, और तुम देख लो पूरी बातें। लेफ्ट वेंट्राइकल से क्या, लेफ्ट वेंट्राइकल से ये जो निकलता है, हालांकि क्या बोलते हैं वो बात की बात है,
अरोटा बोल लो, क्या है, एरोटा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इधर से क्या होगा, देखिएगा, ये जो है आपका इधर से क्या है, प्योर ब्लड आ गया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये प्योर ब्लड है। ये प्योर ब्लड यहाँ पे ऐसे ओपनिंग होती है, ये कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्राइकल में। ये प्योर ब्लड अब कहाँ पे आएगा, एरोटा में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देखो ये प्योर ब्लड था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो प्योर ब्लड है ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिखाया है, ऐसे कुछ करके दिखाया उसने। ये क्या है आपके टिश्यू। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। पर एनसीईआरटी ने डायग्राम इतने तक का ही बनाया, टिश्यू तक का, फिल का नहीं बनाया, क्योंकि फिल का भी दे रही है तो एक हम अपने ही तरीके से बना दे रहे हैं। ये क्या है, लो यहाँ पे फिल है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए, तो ये था आपका एरोटा, या बोल दो क्या, सिस्टमैटिक आर्टरी। चलिए नेक्स्ट, इधर से देखो, ये देखना गौर से भाई, ये जो है क्या, ये आपका ये पूरा किधर चला गया, एक मिनट। ठीक है, ये लो ऊपर वाले में। ठीक है, चलो समझ में आया। अब इधर देखना, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ पे चला गया, टिश्यू के अंदर, टिश्यू से फिल में चला गया। अब जो भी एनर्जी बनना है, एटीपी बनना है, वो बनेगा। पर इधर से क्या होगा, इधर से कुछ वो भी निकलेगा, आपको पता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकलेगा, और ये क्या है आपका, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड। अब देखिए कि इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। ये इम्प्योर ब्लड जो गया है कहाँ पे, हार्ट में। हार्ट में यहाँ से निकल के पूरा कहाँ पे जाएगा, फेफड़े के पास, लंग्स में। और यहीं पे क्या होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो कुछ पार्शियल प्रेशर हम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हैं। अब देखिएगा, ठीक है, ये वेन है क्या, ये वेन है। चलो एक बात तुम्हें और यहीं पे दिखने को मिल जाए तो हम तुम्हें बता दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। वेन जो होती हैं इम्प्योर ब्लड रखती हैं, क्या, इम्प्योर ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। वेन इम्प्योर ब्लड रखती है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इतनी बातें समझ में आ रही है। पर एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्शन इधर भी है। आप कुछ दिख रहा है क्या, पल्मोनरी वेन क्या रखी हुई है, प्योर ब्लड। पल्मोनरी ब्लड, पल्मोनरी वेन, इट कंटेन, अरे कहाँ गए भाई, चलो इसी से, इट कंटेन प्योर ब्लड। ठीक है, चलो पहला नोट यहाँ पे हो गया। दूसरा नोट क्या होगा आपका कि आर्टरी, आर्टरी जो होती है वो क्या रखती है, प्योर ब्लड। बट एक्सेप्शन तो है ही, पल्मोनरी आर्टरी ये क्या रखी हुई है, इम्प्योर ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी ये क्या रखी है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, चलो आईएमपी इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ये बताया कि जो हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसफर या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर यानी गैसीय फिक्शन जो होता है वो किसके बीच में होगा, आपका पूरे बॉडी टिश्यू के बीच में होगा। अब बॉडी और टिश्यू के बीच में कहने का मतलब ब्लड और टिश्यू के बीच में जब होगा तो क्या होगा, ब्लड से क्या होगा, टिश्यू तक पहुंचेगा। तो हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि ब्लड कहाँ तक जाएगा, किसके थ्रू जाएगा। तो ब्लड जाती है दो पाइप के थ्रू। वो ब्लड
कि दोनों पाइप का नाम है क्या, आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई करती हैं। आर्टरी प्योर ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। वेन इम्प्योर ब्लड को रिमूव आउट करती है, बोलोगे सप्लाई करती है, सप्लाई तो नहीं करती, पास ही करती है, प्यूरिफिकेशन के लिए जाती है। ठीक है। दूसरा बात ये भी बोल सकते हो कि जो आपका क्या है वेन, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। ठीक है। पर अपवाद यहाँ भी है, एक्सेप्शन यहाँ भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कि जो आपके इम्प्योर ब्लड वेन में जो इम्प्योर ब्लड रखती है, तो पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड को रखती है। आर्टरी जो प्योर ब्लड रखती है, तो एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो क्या करती है, वो इम्प्योर ब्लड को कंटेन करके रखती है। चलिए, ये तो हम पहले ही बताते, पर यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब जो हमारा मेन था गैसीय फिक्शंस का, वो वाला टॉपिक हमने बोला कि जो यहाँ पे है, ये है आपका इंस्पायर्ड एयर। क्या, इंस्पायर्ड एयर। ठीक है, कहाँ से आया, एटमॉस्फेयर से आया। तो एटमॉस्फेयर में कितना था इसका, 159। कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? रेड पर फिर को बता दे रहे हैं। चलो, तो ये हम किसकी बातें करेंगे, पहले ऑक्सीजन की ले लेते हैं। इंस्पायर्ड एयर यानी 159 था, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, चलिए, आप जब नीट पीजी में जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि 159 से कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे कुछ कम हो जाता है। ठीक है, 110 या 115 होता है, आपकी एनसीईआरटी ने नहीं दिया। तो 159 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वहां से कहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई के पास कितना है, 104। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104। यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, सिंपल डिफ्यूजन। फिर उसके बाद आपने देखा कि पल्मोनरी वेन है। ठीक है, अब देखो इधर से बात है कि इधर आ गया ऑक्सीजन, इधर क्या आ रहा है आपका, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या रखी हुई है, इम्प्योर ब्लड। तो इसी इम्प्योर ब्लड का कौन क्या करेगा, प्यूरिफिकेशन करेगा। यानी इस इम्प्योर ब्लड में जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो लंग्स क्या करेगा, CO2 ऐसे निकाल देगा और ऑक्सीजन अंदर डाल देगा। इसी को हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। तो लंग्स का प्यूरिफिकेशन, सॉरी क्या बोलते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स में इस कदर होता है कि CO2 बाहर चला जाता है और O2 अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो इधर इम्प्योर ब्लड था वो किधर आ गया, अभी है प्योर ब्लड। ठीक है, तो देखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में कितना है, 104। अब देखो जो पल्मोनरी वेन है वो क्या रखी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें कितना था पार्शियल प्रेशर, बताइए, 95 mm ऑफ Hg। क्या, 95 mm ऑफ Hg। यहाँ पे कितना है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कितना है, 95 mm Hg। चलो, तो ये जो आपका प्योर ब्लड था वो कहाँ पे आ गया, पल्मोनरी वेन के पास आ गया। फिर ये इधर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट वेंट्राइकल में जाएगा, फिर एरोटा में। अब एरोटा भी क्या रखा हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या, ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड रखा है। तो प्योर ब्लड यानी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर कितना होगा, वही होगा। पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 95 mm Hg। ठीक है, तो आपका जो प्योर ब्लड था कहाँ पे आ चुका है, एरोटा तक, ये सिस्टमिक आर्टरी तक। फिर ये यहाँ पे आ गया। अब देखना, फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, देखना। अब टिश्यू पे जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, बताओ, 40 होता है कि नहीं होता, होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया टिश्यू में, 40। तो देखो 95 से 40 आ जाएगा आसानी से। तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन टिश्यू में आ चुका है। अब टिश्यू से लेकर सेल के बीच में, यानी जो सेल में होता है पार्शियल प्रेशर, वो कितना था बताओ, 20। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 20। तो 40 इधर है तो 20 इधर है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगा, CO2 सेल के पास। कोई दिक्कत नहीं, हायर टू लोअर आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट, इतनी बातें समझ में आई। पार्शियल प्रेशर जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, कहाँ गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इधर। तो पार्शियल प्रेशर
ऑफ ऑक्सीजन, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उसमें ऑक्सीजन थोड़ा बहुत नहीं प्रेजेंट होगा, पर हायर अमाउंट पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका इधर कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है बताओ, 40। टेबल देख के बताओ जो हमने अभी बनवाए थे। चलिए अब देखना गौर से, ये ले लो। अब देखो टिश्यू सेल में पार्शियल प्रेशर हमने कितने लिखा थे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने लिखाए थे, 50 सेल में, और टिश्यू में यही घट के कितना हो गया था, 5 घटा था, यानी पार्शियल प्रेशर CO2 का टिश्यू में कितना था, 45। कितना, 45। ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था, 45। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 40। तो अब बताओ 50 से 40 45 में गया, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसका 50 इधर 45 तो हायर टू लोअर गया। फिर ये इधर चला गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर ये कहाँ गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्राइकल में गया, राइट वेंट्राइकल में भी पल्मोनरी आर्टरी है, उसने क्या रखा है, इम्प्योर ब्लड, और इम्प्योर ब्लड में क्या होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वही 45 होता है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये यहाँ पे कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई से बाहर निकल लेगा CO2। और आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में कितना था, 40। कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, फिर इधर से ये निकल लेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हुआ आपका एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। चलो एक्सपायर्ड एयर, हाँ एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था बताओ, 0.3। उठा के बाहर फेंक देंगे तुम्हें। 0.3 तो क्या था, एटमॉस्फेयर में था, एटमॉस्फेरिक एयर। एक देखो एटमॉस्फेरिक और एक्सपायर्ड एयर का मतलब समझो, एटमॉस्फेरिक का मतलब जो वातावरण जो इन्वायरमेंट में है, ठीक है, उसमें कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। एक्सपायर्ड एयर का मतलब ये होता है कि जो हमने छोड़ा, जैसे इसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। तो कितना निकलता है एक्सपायर्ड एयर में, 27 जो हमने बताए थे, याद रखो 27 mm ऑफ Hg। और उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एक्सपायर्ड एयर में कितना होगा, बताए थे, बताओ, 120 mm ऑफ Hg। उसी तरह इंस्पायर्ड एयर कितना था, वो नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, तो इसको छोड़ो। उन्होंने केवल और केवल किसको दिया था, एटमॉस्फेरिक एयर लिया था। तो एटमॉस्फेरिक एयर ये कहाँ है, एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 159। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 0.3। ये एटमॉस्फेयर की बात है, ठीक है, छापो। जल्दी हो गया, चलो देखो ये हमने तुम्हें समझा दिया, क्योंकि तुम कोई भी यूट्यूब चैनल, ठीक है, कहने का मतलब ये है आपको ये समझाने में हमें आधे घंटे लगे, चाहते तो हम 5 मिनट में निकल जाते। आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लो, ठीक है, जो आपको ऐसा समझाए, वो केवल आपको टेबल याद करवा देते हैं, हाँ इसे जिसका पार्शियल प्रेशर है, हाँ इसका ये है, इसका मतलब ये नहीं बताया कोई, सिंपल डिफ्यूजन होता कैसे है वो किसी ने नहीं बताया, हमने आपको बताया, ठीक है। समझना हो तो समझ जाना, रटना होगा तो टेबल है, ठीक है, रटने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा, पर रटो मत। एक्सचेंज ऑफ गैस हम एक बार आपको और बता दे रहे हैं, हमने जैसे ही आपको टेबल में बताया
कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में कितना होता है 159। फिर एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है ऑक्सीजन का 104। तो हमने बताया कि गैस का एक्सचेंज क्या होता है पैसिव प्रोसेस है, सिंपल डिफ्यूजन मतलब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे कितना है बताइए 159 है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे कितना है एल्वियोलाई में 104। तो हायर टू लोअर आया कि नहीं आया 159 ज्यादा है कि कम है, 159 ज्यादा है और 104 कम है, तो हायर टू लोअर आ गया। अब एल्वियोलाई में हमने आपको बताया प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, इधर फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड था, तो एल्वियोलाई ने क्या किया CO2 को हटा दिया और ऑक्सीजन को देखो ऐड कर दिया। तो ये जो इम्प्योर ब्लड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया प्योर ब्लड में। तो इस तरह क्या हुआ प्यूरिफिकेशन। तो अब देखो 104 कहाँ पे था एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, पर प्योर ब्लड में कितना था 95। तो 104 फिर 95 में आएगा कि नहीं आएगा बताओ, तो हायर टू लोअर आया, सिंपल डिफ्यूजन समझे आप। फिर ये यहाँ पे आएगा, तो ये जो एरोटा सिस्टमेटिक आर्टरी लिखती है इसको एनसीईआरटी, तो ये बताओ इसका भी क्या है आपका वही 95 है, तो ये पूरा धीरे से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना था 95 प्योर ब्लड में ऑक्सीजनेटेड में। फिर देखो जो टिश्यू का है कितना है 40 और सेल में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 20। तो पहले का इधर आएगा 95 से आ जाएगा 40, 40 से 20, ऑक्सीजन पहुंच गया फिल में चला गया, फिल में एटीपी बनेगा इसी ऑक्सीजन का यूज होकर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बात और रखना है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है ऑक्सीजनेटेड में 40। चलो अब आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या सीधे से बोलो कि कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ से निकलता है सेल से, तो कब निकलेगा वो भी तो क्या है गैस का एक्सचेंज है, तो CO2 भी क्या है आपका पैसिव प्रोसेस है एक्सचेंज होना। तो पार्शियल प्रेशर सेल में कितना है 50 कार्बन डाइऑक्साइड का, टिश्यू में कितना है 45, तो हायर टू लोअर जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी बाहर की तरफ CO2 निकला। फिर ये 45 कहाँ पे आया CO2 यानी इम्प्योर ब्लड में ही, तो ये तो इधर पूरा ट्रेवल होगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो ये पूरा ट्रेवल होकर कहाँ पे चला गया CO2 के पास यानी एल्वियोलाई के पास। अब एल्वियोलाई में CO2 का कितना होता है 40। अब एक्सपायर्ड एयर यानी जब बाहर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ PCO2 कितना हो गया 27, यानी 40 इधर है और 27 इधर है, तो ये हायर टू लोअर गया कि नहीं गया। उल्टा होता तो ना हो पाता, या तो होता तो फिर क्या लगती एनर्जी, तो पैसिव न कहलाता फिर क्या कहलाता एक्टिव। तो सीधे से मतलब ये था। ठीक है चलिए छापो। एक बात और, एनसीईआरटी जो लिखती है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब आप समझो, डिफ्यूजन का मतलब यही होता है गैस इधर जा रहा है अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, इसी को बोलता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन एनसीईआरटी इनडायरेक्टली लिखती है, तो आप समझो कि क्या होता है। ये आपको नीट पीजी में पढ़ोगे, निकल गई तो, और नहीं निकली तो फिर बी फार्मा में पढ़ोगे। ठीक है, पर तुम्हें हम शॉर्ट में इसीलिए बता रहे हैं कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बताओ एरिया के, यानी सरफेस एरिया के। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, और एल्वियोलाई की सरफेस एरिया ज्यादा होती है, इसीलिए एल्वियोलाई में क्या होता है गैस का एक्सचेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो डिफ्यूजन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि हायर और लोअर का जो डिफरेंस आ रहा है, हायर प्रेशर लोअर प्रेशर, उसी को बोलते हैं आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। भाई जाहिर सी बात है आपको नॉर्मली आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको समझना है, तो यूं समझो कि एक जो पानी की टंकी होती है, एक पानी की टंकी कितने पास है आपका 3rd फ्लोर में रखा हुआ है और उसको नीचे आना हुआ है। एक पानी की टंकी है जो कि आपको बोल दो कि 8वें फ्लोर पर रखा हुआ है, उसको नीचे आना है। हाई प्रेशर के साथ नीचे कौन आएगा, जो 8वें फ्लोर में टंकी रखी हुई है। ठीक है, यानी हायर प्रेशर है ऊपर और नीचे लोअर प्रेशर है। ये जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, ये आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगा डिफ्यूजन होगा गैस का। ठीक है, फिर तीसरा क्या होता है आपका थिकनेस।
अब आपको पता है थिकनेस मतलब डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। भाई जाहिर सी बात है, कोई ज्यादा मोटा है तो उतना डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा भाई, जो डिफ्यूजन ज्यादा तो थिकनेस कम होना चाहिए। आप यूं समझो, रुको, देखो ये एक हथेली है, ठीक है, इस हथेली से आप क्या करोगे, ये आप समझो ये क्या गैस है, इधर से जा रहा है, तो मान लो कि डिफ्यूज हो गया आराम से, ठीक है, पर आप ऐसे ही समझो कि ऐसे बहुत से आप रख दिए, ये दीवार बना दिए, तो ये जो इधर गैस जो जा रहा था अब ये मोटा हो गया, थिकनेस इसकी ज्यादा बढ़ गई है आपकी, ठीक है, दीवार की, तो ये ज्यादा जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। जब ज्यादा नहीं जा पाएगा तो वही हम बोल रहे हैं कि डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी थिकनेस, थिकनेस ज्यादा तो डिफ्यूजन कम, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी। diffusion is directly proportional to the solubility of gas। यानी ब्लड में जो गैस ज्यादा घुलनशील होगा, जो ज्यादा मिलेगा, ठीक है, वो उतना ही क्या होगा, सोल्यूबल होगा, और जो जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा वो उतना ही क्या होगा, डिफ्यूज होगा, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरे जगह मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा। चलो इसका एग्जांपल जो एनसीईआरटी लिखती है तो हम ये भी बता दें कि जो आपका क्या बोलते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो होती है तो 20 से 25 टाइम, 20 to 25 टाइम CO2 का सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ठीक है। वही हमने बताया कि जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका डिफ्यूजन ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ज्यादा डिफ्यूजन कौन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे यही कोई पूछे कि जो एनसीईआरटी की लाइन थी, सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों में सबसे ज्यादा ब्लड में सोल्यूबल कौन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इवन 20 से 25 टाइम ज्यादा सोल्यूबल होता है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सोल्यूबल है तो ज्यादा मिक्स कौन होगा ब्लड के साथ, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, जितना ज्यादा सोल्यूबल उतना ज्यादा डिफ्यूजन, यानी उतना फास्टर गैस चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब आपसे एनसीईआरटी की लाइन है ये, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया का, इसीलिए हमने क्या किया, एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, ये जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना फास्ट ही क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। थिकनेस जितना कम होगा डिफ्यूजन उतना ही फास्ट होगा, यानी डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, गैस की जितनी ज्यादा सोल्यूबल होगा, जितना ज्यादा घुलनशील होगा उतना ही क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आई, तो छापो इतना। फिर उसके बाद अपन देखते हैं, ये यहीं से खत्म होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। नेक्स्ट हम आपको देख रहे हैं आपका क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, ठीक है, गैस जो है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाए। हो गया, चलो ठीक है। अब गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी गैस में क्या क्या आते हैं, ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक्सचेंज हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज मतलब समझ गए कि वहां तक मतलब
कौन कैसे किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, पर कितने परसेंटेज में ट्रांसपोर्टेशन उसका हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे आपका क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। देखो गैस का ट्रांसपोर्टेशन को समझने से पहले कुछ बेसिक पढ़ लो, क्योंकि आप देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, चलिए गैस का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, बाई ब्लड, यानी ब्लड के थ्रू गैस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो। अब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ये भी समझ लो, थोड़ा सा इंट्रो आपने नहीं पढ़ा है अभी, ब्लड अगला चैप्टर है। तो देखो ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक लिक्विड वाला पोर्शन होता है और दूसरा सॉलिड पोर्शन होता है, ठीक है, ये बोल सकते हो फिल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें तीन फिल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिक्विड में जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। आप यूं समझो कि हमारे पास क्या होता है, जैसे गुलाब जामुन होता है ना, रसगुल्ला, तो रसगुल्ले के क्या होते हैं कुछ, उसमें जो ऐसे पानी जैसे रहता है ना, जिसमें क्या है, वो गुलाब जामुन रहता है। तो जिसमें गुलाब जामुन है तो उसका मानो क्या है, वो प्लाज्मा, और जो गुलाब जामुन है तो उसको आरबीसी मानो, डब्ल्यूबीसी मानो और प्लेटलेट्स मानो, ठीक है। आरबीसी जो होता है वो रेड कलर की फिल होती है, रेड फिल होती है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर की फिल होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा आप समझिए क्योंकि हमें जरूरत है भी आपकी। आरबीसी यानी क्या होता है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल लाल रंग का होता है, क्या, लाल रंग, ठीक है, लाल रंग यानी रेड कलर होता है, ठीक है। अब क्यों होता है, देखो क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करती है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, क्या, हेमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। पर हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, एक आयरन होती, क्या, आयरन, ठीक है, कौन सी स्टेट में, +2 स्टेट में, ठीक है। तो अब यही बात है कि आपसे कोई पूछे कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल लाल क्यों होती है, तो आप बोलोगे कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है जो क्या कंटेन करके रखती है, आयरन, कौन सी स्टेट में, Fe+2, ठीक है। आयरन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Fe। इतनी बातें समझ में आई। जब ब्लड का ट्रांसफर होगा, अब हम वही चीजें बताएंगे, हेमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, HB, क्या, HB, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब हम इतनी बातें अगर जो आपको समझ में आ गई, प्लाज्मा आपको समझ में आ गया, तो आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस समझ जाओगे, ठीक है। कहाँ पे समझा दें, चलो पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो गैस अगर जो आप समझो हमारे पास ऑक्सीजन 100% है, तो 100% में से सबसे ज्यादा अमाउंट में 97% वो किसमें, किसके फॉर्म में, कहाँ पे वो होगी, आरबीसी में, क्या, आरबीसी, यानी ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा उसका, आरबीसी के थ्रू, हेमोग्लोबिन के साथ मिलके। बाकी जो 3% है, क्या, 3% है, वो किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा के थ्रू। ये ऑक्सीजन की बातें हुई, पर कार्बन डाइऑक्साइड की बातें करें तो कार्बन डाइऑक्साइड आप मानिए हमारे पास 100% है, 100% में से देखना, एक बात याद रखना, जो 20 से 25%, 20 से 25% है, वो किसके थ्रू होगा आपका, आरबीसी के थ्रू, यानी रेड ब्लड सेल के थ्रू, ठीक है। किस फॉर्म में होगा, वो होगा आपका कार्बामाइनो, क्या, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ठीक है। अभी बताएंगे कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन क्या है।
20 से 25%, ठीक है। एक मोटे तौर पे हम इसको अगर जो 27% मान लें, एनसीआर छोड़ो यार, तुम छोड़ो, 20 से 25% है, ठीक है। तो बाकी जो आपका क्या है, एक साइड से देखा जाए, आप इसको नीट पीजी में जब पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको 20 से 25% नहीं बताएंगे, वो एनसीईआरटी की लाइन है। नीट पीजी में आपको बताया जाएगा 27%, क्या 27%, ठीक है। 27% अगर जो इस फॉर्म में है, और बाकी 70% देखना 70% वो भी किसके फॉर्म में होगा, आरबीसी के थ्रू, क्या आरबीसी के थ्रू। पर डिफरेंस क्या है कि आरबीसी के थ्रू क्या होगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, क्या बाइकार्बोनेट, यानी आरबीसी का, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर फॉर्म में कब, मतलब सबसे ज्यादा कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसी किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट। 70 27 हो गए, 97, बाकी के 3%, बाकी के जो 3% है वो किसके थ्रू होगा आपका, कहाँ गया प्लाज्मा, अरे यार 3% क्या होगा आपका प्लाज्मा के थ्रू। तो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा कितने परसेंट कैरी करती है, 3%। इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है, छापो। तो ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि जो गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कैसे होता है, तो आप बोलोगे कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर जो हम ऑक्सीजन को 100% मान ले, तो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करती है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। 3% कौन करता है, प्लाज्मा, तो हो गए 100%। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का कौन करता है ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर जो हम मान ले कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना है 100%, तो 20 से 25% या 27% कौन करेगी, आपकी रेड ब्लड सेल, ठीक है। किस फॉर्म में, कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। 70% यानी मेजर, यानी बल्क में कौन करेगा, आपका आरबीसी के ही थ्रू होगा, ये भी आरबीसी के थ्रू, बट किस फॉर्म में होगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बाकी जो 3% बचा तो किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा के थ्रू, डिजॉल्व स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसे होगा, चलो अब डिटेल्स में चलते हैं अपन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हमने बताया कि 97%, 97% किसके थ्रू होता है आपका, आरबीसी के थ्रू, ठीक है। तो चलो हम ये आरबीसी का डायग्राम बना डाले और लाइव जिंगल आला। अब हमने बताया कि आरबीसी के अंदर क्या होता है आपका, बताओ, हेमोग्लोबिन, क्या हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को हमने शॉर्ट में लिखा है HB4, ठीक है, फार्मूला। फिर हेमोग्लोबिन के साथ जैसे क्या होगा, ब्लड में हमारा क्या आया, ऑक्सीजन, तो जब ब्लड में ऑक्सीजन आया तो हेमोग्लोबिन ब्लड में तो ऑलरेडी था, फिर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, कोई दिक्कत बोलो नहीं। तो ये हुआ किसके साथ रिएक्शन, O2 के साथ। तो ये ऐसे बना लेगा, ठीक है, यानी ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, एल्वेओलाई के अंदर, ठीक है। तो बोलोगे फिर एल्वेओलाई में ब्लड कहाँ से आ गया, बोले नहीं था कि ब्लड तो वहां भी है, ठीक है। तो एल्वेओलाई में कहाँ पे आ गया, ये एल्वेओलाई के अंदर चल रहा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलते हो आप, ऑक्सी हेमोग्लोबिन किसके अंदर हो रहा है, एल्वेओलाई के अंदर। एल्वेओलाई के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में क्या है, आरबीसी उसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो देखना ये क्या बना लेगा, HB4O8, इसको बोलेंगे आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पहली चीज है, आपने देखा कि हमारा जो था क्या, एल्वेओलाई, एल्वेओलाई के अंदर क्या होगा आपका, हेमोग्लोबिन आएगा आरबीसी के पास, ठीक है। आरबीसी में क्या है आपका, हेमोग्लोबिन है, ये है आपका हेमोग्लोबिन। ये कौन आया, ऑक्सीजन आया,
तो एल्ब्यूलाई में क्या हुआ, Hb4O8 बन गया ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और इसी फॉर्म में गैस का ट्रांसमिटेशन ट्रांसफर होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का। अब बताते हैं कि जो ये बना है ये कौन सा कंडीशन, यानी ऐसे कौन सा फेवरेबल कंडीशन है जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाने के लिए सबसे अच्छा कंडीशन कौन सा है। पहली बात तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा कहाँ पे, एल्ब्यूलाई के अंदर, क्या, एल्ब्यूलाई के अंदर। और अभी हमने बताया एल्ब्यूलाई यानी लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर भरपूर में क्या है बताओ, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, अभी हमने बताया था पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा था या कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा था एल्ब्यूलाई के अंदर, ज्यादा क्या था, ऑक्सीजन का। तो आप लिखोगे कि फेवरेबल कंडीशन तो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, ठीक है। अब एक बात याद ना करना तो एक बात समझ लो, पार्शी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो भी रहेगा वो डायरेक्टली रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन अगर जो ज्यादा है तो पीएच, हाइड्रोजन नहीं सॉरी, क्या, पीएच भी ज्यादा होगा। सिग्मोइड कर्व समझना है तो समझो अच्छे से, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो पीएच भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर जो ये ज्यादा है तो जाहिर सी बात है एल्ब्यूलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कम था, पहली बात। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर भी क्या होगा यहाँ पे, वो भी कम होगा। यानी ये कंडीशन एल्ब्यूलाई में, यानी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, पीएच ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम है, टेम्परेचर का कंसंट्रेशन कम है, तो ये एल्ब्यूलाई में क्या होगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। अब इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आप अभी देखना एक चीजें, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। चलो ये जो ग्राफ है, क्या ये जो ग्राफ था वो किस किस के बीच में था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन पार्शियल, सॉरी उधर क्या था, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, कोई दिक्कत नहीं। लो इधर क्या था आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसमें, mm ऑफ Hg में, और इधर क्या था, परसेंटेज, हम ऐसे लिख देते हैं, उन्होंने लिखा हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, परसेंटेज का साइन ये हुआ, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, Hb मतलब हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। परसेंट सैचुरेशन का मतलब यही होगा कि ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात याद रखना, जब इन दोनों का हम ग्राफ देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मोइड शेप, ये जो शेप बना है इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड शेप। तो ये जो फिगर है, क्या फिगर, इसको बोलेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। पहली बात कि ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिग्मोइड शेप ही क्यों बना, फिग्मोइड शेप, आप जो ये एफ शेप का देख रहे हो ना, ऐसा ग्राफ, इसी को बोलते हैं हम आपका सिग्मोइड शेप, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, नहीं। क्यों बना, क्योंकि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की ज्यादा एफिनिटी होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और कार्बन, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की एफिनिटी, ऑक्सीजन और CO2, सॉरी यार क्या बोलते हैं, रुको तुम्हारा एक मिनट, आपसे ये क्वेश्चन अगर जो कोई पूछे कि हमारा जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का जो कर्व आया वो सिग्मोइड शेप का क्यों आया, तो आप बोलोगे कि जो हमारा ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन है उन दोनों का सैचुरेशन या वो दोनों की क्या बोलोगे मिलने की क्षमता वो ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन इन दोनों का सैचुरेशन उतना अच्छा नहीं है जितना क्या है आपका
ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का है, इसलिए जो हमें कर्व मिला वो कौन सा कर्व मिला, सिग्मॉइड शेप का, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, चलो नेक्स्ट ये देखना, अब ये एनसीईआरटी लिखती है नीचे साइड में धीरे से, इधर देखो, अगर जो लेफ्ट शिफ्टिंग हो, लेफ्ट मतलब समझ रहे हो, इधर कहाँ गया यार रेड कलर आ, मतलब वो बोल रही है कि ये कौन से कंडीशन में लेफ्ट शिफ्टिंग होगी। देखो इसको आप इधर देखो, ये मेन है हमारा, पर इधर चला गया तो इसको बोलोगे आप लेफ्ट शिफ्ट, यानी ओरिजिनल पोजीशन ये था, ओरिजिनल पोजीशन से किधर चला गया, इधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखना एक मिनट तुम, लेफ्ट शिफ्टिंग कब होगी, लेफ्ट शिफ्टिंग तभी होगी जब हमें ये पूरे कंडीशन मिलेंगे। लेफ्ट शिफ्टिंग मतलब फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएंगे तो हमें क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट, यानी क्या क्या चाहिए, लेफ्ट शिफ्ट तभी होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होगा, पीएच ज्यादा होगा, हाइड्रोजन और टेम्परेचर के क्या होंगे, कम होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, ये तो फेवरेबल कंडीशन की बातें हुई, दूसरा अब लिखते हैं अपन अनफेवरेबल, क्या, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, फॉर ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन समझ रहे हो आप, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का अनफेवरेबल कंडीशन मतलब समझ रहे हो कि आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूट जाएगा। देखना ऑक्सी हेमोग्लोबिन कब टूटेगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन हुआ, कब आएगा आपका, टिश्यू में, क्या, टिश्यू में। तो फेवरेबल कंडीशन कहाँ पे आता है, एल्वेओलाई में, अनफेवरेबल कंडीशन कहाँ पे आएगा, टिश्यू पे। अब बताओ पार्शियल प्रेशर देख के बताओ हमें, जो हमने बताया था टिश्यू में ज्यादा होता है कि नहीं होता पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, जो आपका अभी हमने बताया कि पार्शियल प्रेशर है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का टिश्यू में, तो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। देखो समझना, हमने यही बात बताया है, यही चीज देखना कि जाहिर सी बात है अगर जो टिश्यू है तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यू में तो कम होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यू में क्या है, कम है, पीएच भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, यानी आप समझ रहे हो PO2 जो होगा, PO2 और पीएच क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी बढ़े तो ये भी बढ़ा, घटा तो ये पीएच भी घटा, पर टिश्यू है तो CO2 तो ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, अब PCO2 ज्यादा है तो क्या है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो टेम्परेचर का कंसंट्रेशन, सॉरी क्या, टेम्परेचर ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात हुई कि लेफ्ट शिफ्टिंग कब हुई, जबकि फेवरेबल कंडीशन आया ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाने के लिए। अनफेवरेबल कंडीशन कब आएगा, देखना सुनना कि अनफेवरेबल कंडीशन यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब टूटेगा तो उस केस में क्या होगी, कौन सी शिफ्टिंग होगी, राइट शिफ्टिंग, मतलब ये देखो, तो इसे बोलोगे आप राइट शिफ्टिंग, ठीक है। और ये राइट शिफ्ट कब होगा, जब क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन, सॉरी डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, PCO2 का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और टेम्परेचर का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगी हमारी इसकी राइट शिफ्टिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, चलो इतनी बातें अगर जो आपको समझ में आ गई तो हाँ, एक चीज और यहाँ पे ग्राफ से निकल के आएगा आपका P50 वैल्यू, इसे बोलोगे आप यहाँ पे P50 वैल्यू। देखो P50 वैल्यू क्या होता है,
P50 वैल्यू, ठीक है, यानी पार्शियल प्रेशर। कहाँ गया यार को यार, ठीक है। देखो जब ऑक्सीजन का 50% क्या, PO2 एट विच, रुको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% क्या, 50% हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन, उसे बोलोगे आप P50, ठीक है। P50 वैल्यू का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन, ये देखो आपको पता है ना, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से ही जुड़ता है, यानी ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का जुड़ रहा है वो, यानी सैचुरेशन हुआ। ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से 50% जुड़ जाए, यही कि 50%, हम समझ रहे हो, 50% हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होके क्या बना ले, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना ले, तो उसी को हम बोलते हैं आपका P50 वैल्यू। कोई दिक्कत, छापो। हो गया। चलो एक बात और दिखाते हैं हम आपको, कहाँ गया, बोहर इफेक्ट। देखो एक बात समझ लो, PCO2 का एक, हालांकि कुछ ऐसी बातें नहीं होती, पुराने जमाने में इतना ज्यादा कुछ होता नहीं था, तो आके कोई भी साइंटिस्ट बन जाता था। उसी तरीके से इन्होंने सबको देखा, तो एक साइंटिस्ट आए, एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बोला कि जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो जाएगा टिश्यू में, तब जो हमारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, यही हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा है, वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। इसी को बोला गया क्या, बोहर इफेक्ट। कहाँ गया, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन बोहर इफेक्ट। आरबीसी है, आरबीसी को और छोटा करो। बोहर इफेक्ट, देखो वही चीजें, देखो भाई बोहर इफेक्ट क्या है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ PCO2 क्या, या ऐसे लिख सकते हो क्या, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन ड्यू टू हाई पीएच, सॉरी, हायर कंसंट्रेशन, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट का इतना सा है कि जब टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, तब ये हमारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूट जाता है, और टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। इसी को हम बोलते हैं आपका बोहर इफेक्ट। चलिए इतनी बातें समझ में आई। एक चीज और लास्ट है इस पे, कहाँ गया, चलो हेम ऊपर क्या बोलते तुम्हारा, थोड़ा सा एनसीईआरटी ने एक चीज कैलकुलेशन किया हुआ है, तो उसी कैलकुलेशन को हम और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन, ठीक है, आपको पता है आरबीसी के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन, और 1.34 क्या, आपसे कोई पूछा जाए कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करती है, तो आप बोलोगे 1.34 ml। क्या, 1 ग्राम HB
ठीक है, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन याद रखना। फिर 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन रखती है? 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का मतलब O2 होता है, केमिस्ट्री में हमने अच्छे समझाया है। चलो, अब जो हमारे पास 100 ml ब्लड होता है, ठीक है, चलो ये हमारे पास ब्लड, ब्लड तो लाल कलर का होता है, दिखाओ लाल कलर का। ये है क्या हमारे पास? ब्लड, ठीक है। इस ब्लड में कितने ml है? 100 ml। 100 ml ब्लड में कितना? 15 ग्राम, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब बताओगे जो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है तो 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगी? तो जाहिर सी बात है, ये सोचो कि भाई 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना रखती है? 1.34 ml ऑक्सीजन। तो कितना है 100 ml ब्लड में हेमोग्लोबिन? 15 ग्राम। तो 15 इंटू कितना कर दोगे? 1.34 ml। कोई दिक्कत नहीं। जब इतना कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 20 ml ऑक्सीजन। कितना? 20 ml ऑक्सीजन, ठीक है। 20 ml ऑक्सीजन आया कि नहीं आया बताइए। अब आपको क्या लग रहा है 20 ml ऑक्सीजन क्या और पूरे शरीर को मिल जाएगा? नहीं। इस 20 ml ऑक्सीजन का केवल और केवल 25% 25% किसको सप्लाई होता है? हमारे सेल को ऑक्सीजन। यानी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, इसका कितना? 25%। 25% ऑफ 20 ml सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई टू किसको सप्लाई होता है बताओ? बॉडी सेल, ठीक है। अब बताओ 20 का 25% कितना होगा? 20 का 25% मतलब समझ रहे हो? 5। 20 का 25% गणित में निकालोगे तो कितना होता है? 5 आता है। तो कितना होगा? यानी समझ रहे हो, केवल और केवल 5 ml। कितना? 5 ml। समझ में आया? तो अगर जो 100 ग्राम हेमोग्लोबिन है तो 100 ग्राम हेमोग्लोबिन से कितना ऑक्सीजन हमें मिलता है? सिर्फ 5 ml, ठीक है। पर अब सोचो इतने कम ऑक्सीजन में क्या जीवन का गुजारा हो सकता है? ठीक है, आज के टाइम पे 1000-2000 रुपए में कुछ नहीं होता। उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है कि 5 ml ऑक्सीजन में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली कंडीशन पे जैसे अपन बैठे उठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पर देखा होगा कि जब कोई जिम जाता है, ये हैवी एक्सरसाइज करता है, तो उठते टाइम पे क्या होता है? ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है बॉडी की। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ये जो 5 ml है, ये 5 ml बढ़ के कितना हो जाएगा? 15 ml। 15 ml ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ठीक है। चलिए, तो यहीं से सफर खत्म हुआ किसका? ऑक्सीजन का। कल हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक बात हम नॉर्मली और देख लेते हैं कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना रखता है? 1.34 ml ऑक्सीजन रखता है। हमारे पास अगर जो 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है। तो अब आपसे कोई पूछे 15 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन रखेगा, तो 15 इंटू कितना कर दोगे? 1.34 ml। तो कितना आ जाएगा? 20 ml ऑक्सीजन। यानी 15 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करके रखेगा? 20 ml ऑक्सीजन। दूसरे लैंग्वेज में बोलो कि 100 ml ब्लड कितना रखे रहेगा? 20 ml ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये 20 ml ऑक्सीजन आपको पता है क्या? 20 ml ऑक्सीजन पूरे बॉडी को सप्लाई नहीं होंगे। इस 20 ml का 25%, 20 का 25% मतलब केवल और केवल 5 ml सिर्फ और सिर्फ 5 ml किसको सप्लाई किया जाएगा? हमारे बॉडी के सेल को या बॉडी को, ठीक है। पर जब कोई व्यक्ति क्या करता है, सामने वाला हैवी एक्सरसाइज करता है, देखा होगा कि जब पहली बार जाता है थक जाता है। क्यों? वो इसीलिए होता है कि अभी तक आपकी बॉडी क्या कर रही थी? आपकी जो बॉडी को सिर्फ और सिर्फ कितना मिल रहा था? 25%, यानी केवल 5 ml मिल रहा था, ठीक है। 100, अगर जो आपका 100 ग्राम क्या बोलते हैं 100 ml ब्लड है, तो 100 ml ब्लड से कितना मिल रहा था? सिर्फ और सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन मिल रहा था।
पर जब कोई हैवी एक्सरसाइज करने लगता है, कंटिन्यू करने लगता है, ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति हैवी एक्सरसाइज करता है कंटिन्यू या फिर जिम वगैरह जाने लगता है, तो इस 5 ml में कोई गुजारा नहीं होने वाला। तो जहां पे 5 ml ऑक्सीजन मिलते थे 100 ml ब्लड से, तो वो बढ़ के कितने बढ़ा देते हैं, 15 ml, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अगर जो क्या हो कि अगर जो 15 ml न बढ़ाया, 5 ml ही रखे, यानी ऑक्सीजन की कमी आने लगेगी, तो ऑक्सीजन की कमी आएगी तो क्या होगा, पेन वगैरह चालू होने लगेंगे, ठीक है। पहली चीजें। दूसरी चीजें क्या होंगी कि दूसरी चीजें ये होने लगेगी कि आपको पता एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। ऑक्सीजन की कमी मतलब वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होते, उसको बोलते हैं हम आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या होता है, वही लैक्टिक एसिड हमारे मसल में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, तो हमारे क्या करते हैं, हमें पेन करते हैं, ठीक है। इसीलिए जब जो भी व्यक्ति जिम जाता है तो उसको 5 ml, 100 ml ब्लड का 5 ml ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसको 15 ml ऑक्सीजन सप्लाई होने लगता है। इसीलिए वो धीरे धीरे फुर्तीला हो जाता है और उसका सब 100% ठीक हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग जिम जाते हैं तो हार्ट अटैक वगैरह आ जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, कार्डियक फेल्योर आ जाता है। तो ये मिथ न लगाएं कि आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। आपने कभी सुना होगा कि कोई फ्लाई में, या बोल सकते हो कि एरोप्लेन में उड़ रहा है, मस्त इंजॉय कर रहा है, हार्ट अटैक आ गया, चले गए। हार्ट अटैक ऐसे नहीं आता, हार्ट अटैक तभी आएगा जब आपकी जो पाइप है ना, पाइप पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। जो ब्लड सप्लाई हार्ट को है वो नहीं मिल पाएगा, तभी आपको हार्ट अटैक आएगा। इतनी बात समझ लेना, नहीं तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। और हार्ट अटैक अगर जो किसी को आ रहा है तो एक तो चलो जो पढ़े लिखे नहीं है तो वो तो उनका समझ में आता है, पर जो पढ़े लिखे हैं तो वो तो उनकी लापरवाही है। 500-600 रुपए का एक टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल का, वो करा लो। अगर जो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, स्टैटिन के टैबलेट आते हैं, खा लो, काम खत्म कर दो। जाहिर सी बातें हैं, आती ही नहीं है, ठीक है। पुराने जमाने में गांव में हार्ट अटैक नहीं आता था, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने में डाइट में क्या क्या शामिल करके रखे थे। जैसे फिटर फ्रूट हो गया, मतलब फिटर फ्रूट समझते हो, जैसे विटामिन सी वाले हो गए, आपके संतरे हो गए। संतरे नहीं तो वो हमेशा एक बात देखना, पुराने जमाने में जो होते थे वो क्या करते थे, नींबू खाते थे, और ये नींबू कोलेस्ट्रॉल को डिजोल्व कर देता था, तो हार्ट अटैक तो आने का चांस ही नहीं बनता था, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वो बहुत लोग अपने डाइट में। अब पर गांव में भी क्या होता है, ये इसलिए देखने को मिल गया कि गांव में भी क्या करते हैं कि सुबह उठे समोसा खा लो, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल नहीं कि समोसा खाने वाले को वो होता है, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक आता है, ऐसा कुछ नहीं। कहने का मतलब वो नेचुरल डाइट से, जो उनका अच्छा डाइट है उससे दूर हो गए ना। आपको भोजन में, आपके खाने में विटामिन सी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो होगा ही होगा, ठीक है। चलें।